नमस्कार साथियों। मैं चंद्र प्रकाश शर्मा आपका जीएस पाठशाला आईएएस के पॉडकास्ट कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम संविधान को लगातार पढ़ते जा रहे हैं और इस संविधान को पढ़ने का हमारा जो सोर्स है वो है एम लक्ष्मीकांत की पुस्तक। हाँ दोस्तों, वही पुस्तक जो इंडिया की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है। अगर आप ये पॉडकास्ट सुनते हैं तो आपके लिए लक्ष्मीकांत पुस्तक पढ़ना बहुत आसान हो जाएगी। आज हम शुरुआत करते हैं संविधान की प्रस्तावना की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं। बात करते हैं संविधान की प्रस्तावना की। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे संविधान के शुरुआत में एक प्रस्तावना है। एक पेज की प्रस्तावना है, कुछ चंद शब्दों की प्रस्तावना है, एक सैकड़ा से भी कम शब्द हैं। तो आप देखेंगे हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है मुख्य रूप से अमेरिकी संविधान से प्रेरित है। आप देखेंगे जो अमेरिकी संविधान बना था सबसे पहले, उसमें भी प्रस्तावना शामिल थी। उसके बाद विश्व के कई देशों ने इससे अपनाया और भारत भी उन देशों में शामिल था। अगर हम बात करें प्रस्तावना की तो दोस्तों, इसके लिए हम कहते हैं कि प्रस्तावना संविधान का जो है सार है, संविधान का परिचय पत्र है, संविधान की भूमिका है। कहने का मतलब ये वो चीज़ है जहाँ से आप पूरे संविधान को जज कर सकते हैं, संविधान का अंदाज़ा लगा सकते हैं। और यही कारण था दोस्तों कि जो संविधान सभा के जो सदस्य थे और जो संविधान विशेषज्ञ भी हैं पालकीवाला जी, उन्होंने कहा कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का परिचय पत्र है। और आप लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं कि संविधान की जो प्रस्तावना थी वो संविधान सभा में नेहरू के द्वारा लाए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित थी और बाद में चलकर हमने 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो 1976 में हुआ था उसके द्वारा संविधान में तीन शब्द, संविधान की प्रस्तावना में तीन शब्द जोड़े, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ये तीन शब्द संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़े गए। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम पहले विषय वस्तु को समझते हैं। प्रस्तावना में है क्या, तो मैं आपको एक बार पूरी प्रस्तावना को सुना रहा हूँ। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाला बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। तो दोस्तों, ये थी संविधान की प्रस्तावना। आप सभी लोगों को ये प्रस्तावना याद करनी है। आप कई बार जब इसे पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगी। इसमें जिन चीज़ों की हमने बात की तो मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, हमारे संविधान की प्रस्तावना में आप देखेंगे भारत के चरित्र को बताया है, या हम बोल सकते हैं कि सबसे पहले हम भारत के लोगों की बात की गई है। मतलब भारत के लोग ही शक्ति का प्रमुख स्रोत हैं। इसके बाद हमने संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य शब्दों की बात की है। इसका मतलब है कि ये भारत की प्रकृति है। भारत इन पांच शब्दों से मिलकर बना, या हम बोल सकते हैं कि इन पांच शब्दों से भारत को जज किया जा सकता है। इसके बाद देखेंगे हमारे संविधान के चार उद्देश्य हैं। न्याय हुआ, स्वतंत्रता हुई, समानता हुई और बंधुत्व हुआ। आप देखेंगे न्याय तीन तरीके का है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। विचार पांच तरीके का है, स्वतंत्रता पांच तरीके की है, जो कि विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। समानता आप देखेंगे दो तरीके की है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। और बंधुत्व आप देखेंगे वो भी दो तरीके का है, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाला बंधुत्व बढ़ाने के लिए। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि जो प्रस्तावना के तत्व हैं वो चार तरह के हैं। एक तो संविधान में अधिकार का स्रोत कौन है, भारत की जनता है, ये बताती है प्रस्तावना। दूसरा, भारत की प्रकृति को बताती है। तीसरा, संविधान के उद्देश्य बताती है। और चौथा, संविधान के लागू होने की, या हम बोल सकते हैं कि संविधान के अधिग्रहित होने की, अधिनियमित होने की, अंगीकृत होने की भी डेट को बताती है, जो कि 26 नवंबर 1949 है। दोस्तों, ये वही तिथि है जिस दिन हमने संविधान को खुद को
खुद के ऊपर लागू किया था, या हम बोल सकते हैं कि हम इसके द्वारा अधिनियमित हुए थे। मतलब हमने माना था कि अब हमारा अब जो भी चलेगा वो पूरा संविधान के अनुसार चलेगा। तो ये वो दिन था। अब हम बात करते हैं प्रस्तावना के प्रमुख शब्दों को जानने की। दोस्तों यही वो महत्वपूर्ण चीज़ है जो आपको पता होना चाहिए कि संविधान में जितने भी शब्द आए उनकी व्याख्या क्या है। तो सबसे पहला शब्द आता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, जिसे हम शॉर्ट में संप्रभुता भी बोलते हैं, सॉवरेनिटी बोलते हैं। दोस्तों इसका तात्पर्य होता है कि अगर भारत संप्रभु है, इसका मतलब है भारत को जो है अपने निर्णय करते समय किसी भी अन्य देश पर निर्भर नहीं रहना है। वो स्वतंत्र रूप से अपने मुद्दों को निपटा सकता है। ये मुद्दे चाहे उसके आंतरिक क्षेत्र से संबंधित हों, चाहे उसके बाहरी क्षेत्र से संबंधित हों, उसे पूरा अधिकार है कि वो स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सके। दोस्तों इस संप्रभुता का एक मतलब ये भी है कि हम अपने देश के किसी भी भाग को किसी अन्य देश को दे सकते हैं, साथ ही साथ किसी भी दूसरे देश के भाग को भी हम ले सकते हैं। लेने का मतलब है खरीद के ले सकते हैं, लीज पर ले सकते हैं, या युद्ध आदि के माध्यम से भी हम ले सकते हैं। तो ये होता है संप्रभुता का मतलब। साथ ही साथ दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जब संविधान सभा ने राष्ट्रमंडल की सदस्यता ग्रहण की थी 1949 में, उस समय जो है आरोप लगाया गया भारत पर कि भारत क्या कर रहा है, भारत राष्ट्रमंडल की सदस्यता लेकर अपना संप्रभुता का त्याग कर रहा है। ये बात संविधान सभा में उठी थी, लेकिन तब समझाया गया था कि किसी भी संगठन की सदस्यता लेना हमारी संप्रभुता को कम नहीं करता है। अगर ऐसा होता है तो हम संप्रभुता के लिए इस संगठन की सदस्यता को कभी भी त्याग सकते हैं। तो ये थी संप्रभुता का सही मतलब। फिर हम देखते हैं दूसरा शब्द है समाजवादी। तो दोस्तों समाजवादी शब्द का सीधा सा सरल मतलब है लोक कल्याण, या हम बोल सकते हैं कि जहाँ पर गरीबों के कल्याण की बात की जाती है वही समाजवादी व्यवस्था होती है। हालांकि अर्थव्यवस्था में हम समाजवाद शब्द को दूसरे तरीके से जो है परिभाषित करते हैं। वो हम कहते हैं उत्पादन के साधनों के आधार पर, या उत्पादन के साधन और उत्पादन के वितरण के आधार पर। तो वो परिभाषा इकोनॉमिक्स के अनुसार है। अब आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि लोक कल्याण का जो अर्थ निकलता है, या समाजवाद का जो अर्थ निकलता है, वो लोक कल्याण है। अगर आप देखेंगे हमारे संविधान में समाजवादी शब्द मूलतः नहीं था। जब संविधान लागू हुआ था तब ये शब्द नहीं था, लेकिन 1976 के 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ये शब्द भी प्रस्तावना में जोड़ा गया। और आपको बता दूं दोस्तों कि ये शब्द भले ही जोड़ा गया था, लेकिन हमारे संविधान में जो नीति निर्देशक तत्व थे उनमें समाजवादी चीज़ें पहले से ही शामिल थीं। मतलब लोक कल्याणकारी चीज़ें पहले से ही शामिल थीं। बस हुआ ये 1976 में कि हमने स्पष्ट रूप से समाजवाद शब्द लिख दिया। कहने का मतलब भावना हमारे संविधान में शुरू से ही समाजवादी रही है। अब हम बात करते हैं समाजवाद के टाइप की। तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा आप समझ लें कि जो समाजवाद होता है वो दो तरीके का होता है। पहला होता है लोकतांत्रिक समाजवाद, दूसरा होता है साम्यवादी समाजवाद। अगर आप देखेंगे हमारे इंडिया में जो समाजवाद है वो लोकतांत्रिक समाजवाद है, जबकि रूस आदि देशों में जो समाजवाद है वो साम्यवादी समाजवाद की श्रेणी में आता है, जिसे हम राज्य आश्रित समाजवाद भी कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि जो साम्यवादी समाजवाद होता है ना, उसमें उत्पादन के साधनों पर, वितरण के साधनों पर सरकार का कंट्रोल होता है, और कह सकते हैं कि सारी चीज़ों का राष्ट्रीयकरण होता है। निजी संपत्ति नाम की कोई भी चीज़ नहीं होती है, जबकि हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पर लोकतांत्रिक समाजवाद है, और लोकतांत्रिक समाजवादी भी कौन सा, मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला। कहने का मतलब हमारे यहाँ पर इस समाजवादी व्यवस्था में निजी क्षेत्र और सरकार दोनों मिलकर गरीबों के कल्याण के लिए काम करती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि हमारे समाजवाद का सीधा सा मतलब है गरीबी दूर करना, बीमारों की हेल्प करना, अवसरों की असमानताओं को समाप्त करना। तो हम कुल ये बोल सकते हैं कि हमारा जो समाजवाद है, मतलब भारतीय समाजवाद है, वो गांधीवाद पर भी आधारित है, गांधी जी की संकल्पनाओं पर भी आधारित है। यहाँ पर एक चीज़ आप समझेंगे दोस्तों कि 1990 के बाद हुआ क्या है, आप जानते होंगे। उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण की नीतियाँ आईं, और इन नीतियों के फलस्वरूप जो हमारी समाजवादी व्यवस्था थी वो थोड़ी सी
परिवर्तित हुई है। और आप जानते होंगे समाजवाद का उल्टा होता है पूंजीवाद। मतलब 1991 के बाद हमारा रुख कहीं ना कहीं पूंजीवाद की तरफ बढ़ा है। और भले ही संविधान में जो है समाजवाद शब्द लिखा हो, लेकिन एक तरीके से व्यवहारिक रूप से हम देखेंगे कि हम पूंजीवाद की तरफ जा रहे हैं। अगला शब्द आता है दोस्तों धर्मनिरपेक्षता। मैंने आपको बता दिया था पिछली क्लास में कि धर्मनिरपेक्षता जो शब्द है उसका मतलब हमारे इंडिया में थोड़ा अलग है, पश्चिमी देशों में अलग है। पश्चिमी देशों में धर्मनिरपेक्षता का सीधा सा मतलब है कि चर्च के और सरकार के बीच में कोई भी संबंध नहीं होगा, दोनों ही अपने मामलों में स्वतंत्र होंगे, एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। कहने का मतलब धर्म और राज्य एक दूसरे से अलग होते हैं, पश्चिम के देशों में वही उनकी धर्मनिरपेक्षता है। जबकि अपने यहाँ पर ऐसा नहीं होता। अपने यहाँ पर माना जाता है कि जो सरकार होगी सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करेगी और सभी धर्मों को समान समर्थन भी देगी। तो ये धर्मनिरपेक्षता जो शब्द है वो भी जो है हमारे संविधान में 1976 में शामिल किया गया, वही 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। इसे हम पंथ निरपेक्ष भी बोल देते हैं। और ज़्यादातर पंथ निरपेक्ष ही आप देखेंगे तो जो अंतर है वो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। आप ये समझ सकते हैं कि धर्म की जो विभिन्न शाखाएं होती हैं, पंथ होते हैं, उसी को एक तरीके से यहाँ पर आधार रखकर माना गया है। या हम बोल सकते हैं कि धर्मनिरपेक्षता के बिल्कुल निचले स्तर को अर्थात पंथ निरपेक्षता को संविधान में जगह दी गई है। और वैसे आप देखेंगे भले ही धर्मनिरपेक्षता शब्द हमारे संविधान में बाद में जुड़ा हो दोस्तों 1976 में, लेकिन धर्मनिरपेक्षता की जो बातें थी, वो जो भावना थी, वो हमारे संविधान में पहले से ही थी। आप कई अधिनियम कई जो आर्टिकल है वो देख सकते हैं, जैसे कि 19 आप जो है 25वां आर्टिकल देख सकते हैं, या 25 से लेकर 28 तक जो भी मूल अधिकार हैं उनमें आप देख सकते हैं धर्मनिरपेक्षता का पालन किया गया है। अब हम बात करते हैं, अगला शब्द है लोकतांत्रिक। तो दोस्तों लोकतंत्र का सीधा सा मतलब होता है जो अब्राहम लिंकन ने बताया था कि जनता के लिए जनता के द्वारा शासन पद्धति का नाम ही लोकतंत्र है। कहने का मतलब जब जनता अपने पर शासन करने वाले व्यक्ति का चुनाव करती है, मतलब जनता पर कौन शासन करेगा इसका चुनाव का अधिकार खुद जनता को होता है, यही लोकतंत्र कहलाता है। और मुख्य रूप से हम बोल सकते हैं कि ये वास्तव में जनता की सर्वोच्च शक्ति पर आधारित कंसेप्ट है। अगर हम बात करें लोकतंत्र दो तरीके का होता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष लोकतंत्र दोस्तों बहुत छोटे देशों में पाया जाता है, जैसे स्विट्जरलैंड जैसे देशों में। और इसका सीधा सा मतलब होता है कि जो जनता होती है ना, वो अपनी शक्ति का इस्तेमाल खुद करती है। जबकि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता है। आप अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को पहले समझें। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में देखिए ऐसा होता है कि जनता खुद तो कानून बना नहीं सकती है, तो इसके लिए वो अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है। जो चुनाव में नेता खड़े होते हैं वो कौन है? प्रतिनिधि हैं। उनका चुनाव करती है और फिर उन्हें संसद में या विधानसभा में भेजती है ताकि वो कानून बना सकें। कहने का मतलब जो जनता होती है वो अपनी शक्ति को प्रतिनिधियों को सौंपती है। ये जो लोकतंत्र कहलाता है ये अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहलाता है। और दोस्तों यही जो लोकतंत्र है हमारे इंडिया में पाया जाता है, इसे प्रतिनिधि लोकतंत्र के नाम से भी जानते हैं। और फिर आगे चलकर ये भी दो भागों में बढ़ जाता है, जैसे कि संसदीय लोकतंत्र और आपका राष्ट्रपति के अधीन लोकतंत्र। कहने का मतलब हमारे यहाँ पे जो संसदीय प्रणाली है वो लोकतंत्रात्मक प्रणाली है। ऐसे ही अमेरिका में आप देखेंगे वहाँ भी जो है लोकतंत्र है, तो वो भी इसी तरीके का है। तो कुल मिलाकर ये चीज़ें रहती है। तो भारतीय संविधान में आप देखेंगे हमारे यहाँ पर संसदीय लोकतंत्र है। और संसदीय प्रणाली या संसदीय लोकतंत्र में सीधा सा मतलब होता है कि जो सरकार होगी वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होगी, या कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होगी, मतलब संसद के प्रति उत्तरदायी होगी। और हम देखते हैं कि आखिर ये लोकतंत्र बनाए कैसे रखा जाता है। तो दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वयस्क मताधिकार। लोगों को वोट डालने का अधिकार होगा तो लोकतंत्र की रक्षा बनी रहेगी। साथ ही साथ समय समय पर चुनाव होते रहेंगे तो एक तरीके से लोकतंत्र बना रहेगा। कानून अगर सर्वोच्च है तो भी लोकतंत्र बना रहेगा। न्यायपालिका स्वतंत्र है और भेदभाव का अभाव है समाज में, तो लोकतंत्र की स्थापना हो सकती है। और अगर ये सारी चीज़ें किसी न किसी रूप में क्षति हो रही है तो लोकतंत्र वहाँ पर नहीं रह सकता है।
अब बात करते हैं अगले शब्द की, गणतंत्र की। तो गणतंत्र दोस्तों आप सीधा जानते हैं, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है कहीं पर, वो दो तरीके की हो सकती है। या तो वहाँ पर राजतंत्र हो सकता है या गणतंत्र। राजतंत्र का सीधा सा मतलब है कि जब जो राजा होता है या रानी होती है, या हम बोल सकते हैं कि जो सर्वोच्च व्यक्ति होता है देश का, उसका चुनाव ना किया जाए, बल्कि वो उत्तराधिकार के या वंशानुगत आधार पर ही निर्वाचित हो जाए, तो ये व्यवस्था राजतंत्र कहलाती है। और वर्तमान में आप देखेंगे ब्रिटेन ऐसा देश है जहाँ पर राजतंत्र है। जबकि भारत में आप देखेंगे जो राज्य का प्रमुख होता है, राज्य का प्रथम व्यक्ति होता है, मतलब नागरिक होता है, वो चुना जाता है। हमारे इंडिया में जो राष्ट्रपति होता है, और ये गणतंत्र है। आपको एक चीज़ बता दूं दोस्तों, हो सकता है कि देश का प्रथम नागरिक है वो चुना जाए, लेकिन ये चुनाव दो तरीके का हो सकता है, चाहे प्रत्यक्ष हो चाहे अप्रत्यक्ष हो। आप जानते हैं हमारे यहाँ पर राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष है, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ पर गणतंत्र ही है। अमेरिका की तुलना कीजिए अगर हम भारत से, तो भारत में, अमेरिका में क्या है, राष्ट्रपति चुना जाता है, प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, लेकिन वहाँ पर भी क्या है, गणतंत्र ही है। तो कुल मिलाकर भारत में और अमेरिका में गणतंत्र है, लेकिन ब्रिटेन में गणतंत्र नहीं है। तो कुल मिलाकर ये जो है डेफिनेशन हम इस तरीके से देते हैं। गणतंत्र में दो चीज़ें और शामिल होती हैं दोस्तों, जैसे कि हम कह सकते हैं कि जहाँ पर जो गणतंत्र होता है वहाँ पर कोई जो व्यक्ति होता है, कोई विशेष व्यक्ति नहीं होता है। कहने का मतलब किसी भी विशेषाधिकार वर्ग की अनुपस्थिति होती है, वहाँ पे कोई भी वर्ग जो होता है, सभी वर्ग समानता की श्रेणी में आते हैं। और दूसरा अगर हम बात करें कि यहाँ पर जो गणतंत्र होगा, वहाँ पर जो शक्ति होगी वो जनता के हाथ में होगी, राजा या रानी के हाथ में नहीं होती है। इसके बाद हम बात करते हैं न्याय की दोस्तों। तो न्याय शब्द भी आपके संविधान की प्रस्तावना में शामिल है। आप जानते हैं 3 तरीके का न्याय है हमारे संविधान की प्रस्तावना में, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। और अगर हम व्यवहारिक रूप से देखें तो संविधान में मौलिक अधिकारों में और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से हमने जो है इन न्यायों को लागू करने की बात की है। आप देखेंगे सामाजिक और आर्थिक न्याय को लागू करने के लिए हमने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को चुना है, और राजनीतिक न्याय को लागू करने के लिए हमने मौलिक अधिकारों को चुना है। अगर तीनों तरीके के न्याय में अंतर देखें तो कुछ नहीं है। जैसे कि सामाजिक न्याय की परिभाषा हम दे सकते हैं कि समाज की कुछ चीज़ें, जैसे कि जाति हुआ, धर्म हुआ, लिंग हुआ, इनके आधार पर जब भेदभाव ना हो और समान व्यवहार किया जाए, तो वही क्या है, सामाजिक न्याय। आर्थिक न्याय को कह सकते हैं कि बिना किसी आर्थिक कारणों के, जैसे कि संपत्ति के आधार पर, आय के आधार पर, साथ ही साथ आपके टैक्स के आधार पर, जब असमानता ना हो, भेदभाव ना हो, न्याय हो, तो उसे हम आर्थिक न्याय कहेंगे। और राजनीतिक न्याय का मतलब होता है दोस्तों कि जब हर व्यक्ति को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त हों, हर व्यक्ति की राजनीतिक अधिकारों तक पहुंच हो, तो वही है राजनीतिक न्याय। और आप देखेंगे हमारे यहाँ पर इस न्याय के कंसेप्ट को, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का जो कंसेप्ट है, उसे रूस की क्रांति से लिया गया है। अब हम बात करते हैं स्वतंत्रता की। तो दोस्तों स्वतंत्रता शब्द भी जो है हमारे संविधान में 5 रूप में वर्णित है। आप जानते हैं विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता हमारे संविधान की प्रस्तावना में शामिल है। अब इस स्वतंत्रता की डेफिनेशन को जरूर समझें दोस्तों, इस साल यूपीएससी के मेंस में ये पूछा गया था, और सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग प्रश्न यही था, मतलब सबसे बेसिक चीज़ भी जो थी वो लोगों को समझ में नहीं आई। तो दोस्तों स्वतंत्रता का सीधा सा मतलब होता है जब लोगों की गतिविधियों पर किसी भी प्रकार की रोक टोक ना हो, लोग जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, वो वही क्या कहलाती है, स्वतंत्रता। लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज़ जुड़ी है कि रोक टोक की अनुपस्थिति तो हो ही हो, साथ ही साथ उस तरीके की जो स्वतंत्रता है वो व्यक्ति के विकास के लिए भी अवसर प्रदान करे। कहने का मतलब व्यक्तित्व का विकास होना जरूरी है, मतलब स्वतंत्रता ऐसी हो जो व्यक्तित्व के विकास में सहायक हो, तो बात है, नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं है। तो आप देखेंगे हमारे संविधान में इस तरीके से स्वतंत्रता दी गई है। लेकिन आपको बता दूं, जो स्वतंत्रता है हमारे संविधान में, उस पर कुछ शर्तें लगाई गई हैं, मतलब आप अपनी स्वतंत्रता का अनियमित रूप से प्रयोग नहीं कर सकते। और दोस्तों आपको बता दूं, ये स्वतंत्रता का जो नारा है, या स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के जो आदर्श हैं, वो हमने फ्रांस की क्रांति से लिए हैं।
अब बात करते हैं समता पर, समानता पर, जो कि हमारे संविधान की प्रस्तावना का एक महत्वपूर्ण शब्द है। दोस्तों आप देखेंगे समता का सीधा सा मतलब है समान अवसर प्रदान करना। कहने का मतलब जब समाज में कोई भी वर्ग ना हो, कोई भी विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग ना हो और हम बिना किसी भेदभाव के सभी को समान अवसर दें। तो समानता का सीधा सा एक शब्द में अगर आप समझना चाहें मतलब, इसका मतलब है समान अवसर। तो आप देखेंगे हमारे भारत की संविधान की प्रस्तावना में दो तरीके की समता है। एक है आपकी प्रतिष्ठा की और दूसरी आपकी अवसर की समता की। तो आप देखेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ये दो तरीके की समानता आपको देखने को मिलती है। तो इसमें एक तरीके से आप अगर व्यवहारिक रूप से देखना चाहें कि संविधान में कहाँ कहाँ पर शामिल है ये, तो आप देखेंगे मौलिक अधिकारों में समानता की बात की गई है, जैसे कि विधि के समक्ष समानता जो कि आर्टिकल 14 है। इसी तरीके से धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर जो है कुछ भी जो भेदभाव का जो निषेध है मतलब आर्टिकल 15। इसी तरीके से आर्टिकल जो 16 है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता मतलब सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता। इसी तरीके से 17वां आर्टिकल है अस्पृश्यता का अंत और 18वां आर्टिकल है उपाधियों का अंत। तो कुल मिलाकर ये जो पांचों आर्टिकल हैं 14 से लेकर 18 तक, ये सभी मौलिक अधिकारों में समानता को लागू करने का काम करते हैं। साथ ही साथ हमारे संविधान में अन्य जगहों पर भी देख सकते हैं समानता है। जैसे कि आप देखेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में कहा गया है कि सभी को समान काम के लिए समान वेतन दिया जाएगा, चाहे स्त्री हो पुरुष हो, उनके मध्य भी समानता की बात की गई है। साथ ही साथ आप देखेंगे जीवन जीने के पर्याप्त साधन देने की बात की गई है, मतलब ये भी आपका क्या है एक तरीके की समानता है जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल की गई है। इसी तरीके से दोस्तों हमारे संविधान में राजनीतिक समानता भी लागू की गई है। आर्टिकल 325 और 326 को आप देख सकते हैं। वहाँ पर मतदाता से संबंधित बात की गई है कि आप धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर या अन्य किसी आधार पर किसी भी व्यक्ति को मतदाता सूची में शामिल होने से अयोग्य नहीं ठहरा सकते। यह आर्टिकल 325 है और ये एक तरीके की राजनीतिक स्वतंत्रता है, सॉरी राजनीतिक समानता है। इसी तरीके से आप देखेंगे लोकसभा और विधानसभाओं के लिए वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया है कि इनमें जो होगा वो कैसा मताधिकार होगा, वयस्क मतदान। तो ये आपका आर्टिकल 326 है। तो कुल मिलाकर समानता की बात की गई और समानता का कंसेप्ट भी हमने जो है फ्रांस की क्रांति से लिया है। अब अगला जो शब्द आता है अंतिम शब्द, जिसे हम बंधुत्व बोलते हैं या भाईचारे की भावना कहते हैं। तो आप देखेंगे बंधुत्व की भावना हमारे संविधान में है और हमारे संविधान में जो एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है दोस्तों, वो कहीं ना कहीं बंधुत्व से प्रभावित होकर ही किया गया है। क्योंकि जब एकल नागरिकता होगी, कोई व्यक्ति देश का नागरिक होगा तो क्या होगा, आराम से वो हैंडल होगा और साथ ही साथ आप देखेंगे बहुत ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी, कुल मिलाकर भेदभाव नहीं होगा। इसी तरीके से आप मौलिक कर्तव्यों पर अगर नज़र डालें तो आप देखेंगे वहाँ पर भी हमने बंधुत्व की बात की है। वहाँ पर हमने साफ कहा है कि प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य होगा कि वो आपसी सौहार्द और भाईचारे की भावना का विकास करे, उसे प्रोत्साहित करे। अगर हम प्रस्तावना की बात करें तो बंधुत्व जो है दो रूप में लिया गया है, एक है व्यक्ति का सम्मान और दूसरा है देश की एकता और अखंडता। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ समझें दोस्तों कि जो बंधुत्व है वो दो तरीके का है, एक तो व्यक्ति की गरिमा वाला या व्यक्ति के सम्मान वाला और दूसरा है देश की एकता और अखंडता वाला। अब इसका मतलब सीधा सा ये है कि जब हम व्यक्ति के गौरव की बात करते हैं, सम्मान की बात करते हैं, इसका सीधा सा मतलब है कि हर व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है, पवित्र है। अगर आप व्यक्तियों के बीच में पवित्र और अपवित्रता का कंसेप्ट रखते हैं और पवित्र और अपवित्रता के आधार पर व्यवहार करती है तो दोस्तों कभी भी भाईचारा नहीं रह सकता है, हमेशा क्या होगा, भेदभाव ही रहेगा। तो यहाँ पर इसका मतलब व्यक्ति के सम्मान को लेकर है। और दूसरा आता है देश की एकता और अखंडता। तो आप देखेंगे देश की एकता और अखंडता भी वही है, क्योंकि हमारा जो बंधुत्व है वो कहीं ना कहीं देश की एकता और अखंडता से भी जुड़ा हुआ है। एक और चीज़ आपको बता दूं दोस्तों, अगर हम व्यक्ति के गौरव या सम्मान की बात करें, हमारे मौलिक कर्तव्यों में साफ लिखा हुआ है कि स्त्री जो हुए, महिलाएं जो हैं, उनके विरुद्ध जो भी गलत प्रथाएं हैं हमें उनका त्याग करना चाहिए
और साथ ही साथ हमें भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करनी चाहिए। कहने का मतलब बंधुत्व बढ़ाने के जो प्रावधान हैं वो हमारे हमारे मौलिक कर्तव्य में भी शामिल हैं। तो ये चीज़ है। साथ ही साथ आप अगर देश की एकता और अखंडता की बात करें तो हम आर्टिकल 1 को भी देख सकते हैं। आर्टिकल 1 में साफ कहा गया है दोस्तों कि भारत क्या है, राज्यों का संघ होगा। और इसका सीधा सा मतलब 2 लाइनों में आप समझ सकते हैं कि भारत का जो निर्माण हुआ है वो किसी समझौते का परिणाम नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है हमारे यहाँ पर कि राज्यों से कोई समझौता किया है तब भारत बना हो, बिल्कुल ऐसा नहीं है। और साथ ही साथ राज्यों को भारत से अलग होने का भी अधिकार नहीं है। तो ये मतलब है राज्यों के संघ होने का। तो मित्रों, मैंने आपको बता दिया कि कितने जो है जो भी शब्दावलियाँ प्रस्तावना में आई हैं उनका महत्व क्या है, उनका अर्थ क्या है। अब हम बात करते हैं प्रस्तावना के महत्व की कि प्रस्तावना है क्या। तो दोस्तों, अगर हम देखेंगे प्रस्तावना के एक एक शब्द पर नज़र डालेंगे तो ये एक तरीके की फिलॉसफी है, एक तरीके का आधारभूत दर्शन है। साथ ही साथ देखेंगे मूल्यों से भरा पड़ा है। राजनीतिक मूल्य भी इसमें शामिल हैं, इसमें धार्मिक मूल्य भी शामिल हैं, नैतिक मूल्य भी शामिल हैं। और साथ ही साथ आप देखेंगे अगर प्रस्तावना को हम गौर से समझें तो जो हमारी संविधान सभा थी उसकी महान सोच को भी दर्शाता है, ये भी इसका महत्व है। और यही कारण है दोस्तों कि कई लोगों ने हमारे संविधान के महत्व को दर्शाते हुए कुछ बातें कही हैं, कुछ कोटेशन दिए हैं। आपको उन कोटेशनों को लक्ष्मीकांत पुस्तक से जो है संग्रहित करना चाहिए, लिखना चाहिए अपने नोट्सों में। तो जो संविधान सभा के सदस्य थे सर लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात कही थी कि संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। कहने का मतलब संविधान की प्रस्तावना ऐसे ही नहीं बनी है जो हमने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी थी, जो लंबे समय से हम सपने देख रहे थे, बस वही जो विचार है वो हमने प्रस्तावना में रखे हैं। इसी तरीके से आप देखेंगे के एम मुंशी जी ने कहा कि प्रस्तावना हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है। अर्थात हमारी संप्रभुता, हमारे लोकतांत्रिक, हमारे गणराज्य को बनाए रखने वाली है। साथ ही साथ आप देखेंगे पंडित ठाकुरदास जी जो थे, उन्होंने 2-3 बातें कही ठाकुरदास जी ने। और इन्होंने कहा कि जो प्रस्तावना है संविधान का सबसे सम्मानित भाग है, यह संविधान की आत्मा भी है, यह संविधान की कुंजी भी है। साथ ही साथ इन्होंने ही कहा कि संविधान का ये आभूषण भी है। और इन्होंने एक और महत्वपूर्ण बात कही दोस्तों कि यह एक ऐसा स्थान है जहाँ से कोई भी संविधान का मूल्यांकन कर सकता है। तो कुल मिलाकर दोस्तों ये सारी चीज़ें थीं। और आप देखेंगे कुछ जैसे कि अर्नेस्ट वारकर हैं, एक अंग्रेजी राजनीतिक शास्त्री संविधान विशेषज्ञ हैं, उन्होंने जो है कुंजी नोट कहा हमारे संविधान की प्रस्तावना को। एम हिदायतुल्लाह हैं, उन्होंने भी इसके बारे में कहा। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं दोस्तों कि प्रस्तावना का विशेष महत्व है, क्योंकि ये हमारे पूरे संविधान का दर्शन है, हमारे पूरे संविधान के मूल्यों को एक जगह पर लाकर रख देती है। अब हम देखते हैं कि संविधान की प्रस्तावना क्या संविधान का भाग है या नहीं है। तो दोस्तों बताऊं, जब संविधान बना था तब ये विवाद हुआ कि संविधान की प्रस्तावना को क्या माना जाए, क्या संविधान के एक भाग के रूप में प्रस्तावना को माना जाना चाहिए। तो वही हुआ दोस्तों, जब ये विवाद हुआ तो कोर्ट में गया केस, सुप्रीम कोर्ट में। और वो प्रसिद्ध केस था बेरूबरी संघ मामला। 1960 बेरूबरी संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। फिर उसके 14-15 साल बाद मतलब 1973 में केशवानंद भारती मामला आया। और आप जानते हैं दोस्तों ये बहुत प्रसिद्ध मामला है केशवानंद भारती मामला, जिसकी चर्चा हम कभी विस्तृत रूप से करेंगे। तो केशवानंद भारती मामले में आप देखेंगे दोस्तों कि जो प्रस्तावना थी वो संविधान का भाग है, ये बात जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कही गई। मतलब जो पिछला केस था बेरूबरी संघ मामला, उसमें कहा गया प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, जबकि केशवानंद भारती मामले में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। और दोस्तों फिर उसी दिन से हम मानने लगे कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। और ये कहानी तब से ही चली आ रही है। यहाँ पर 2 चीज़ें आपको ध्यान रखना चाहिए दोस्तों कि पहली चीज ये है कि प्रस्तावना गैर न्यायिक है, अर्थात इसकी व्यवस्थाओं को लागू करने के लिए न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। मतलब प्रस्तावना में जितने भी शब्द आए हैं तो आप न्यायालय में इन शब्दों को लागू करवाने के लिए जो है रिट फाइल नहीं कर सकते,
या सुप्रीम कोर्ट में या किसी भी न्यायालय में नहीं जा सकते। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ है कि प्रस्तावना जो है वो विधायिका की शक्ति का स्रोत नहीं है, ना ही उसकी शक्तियों पर प्रतिबंध लगाती है। कहने का मतलब संसद को ये जो है कोई भी शक्ति प्रदान नहीं करती है। तो दो लाइनों को इनको महत्वपूर्ण रूप से ध्यान रखना दोस्तों। अब हम देखते हैं प्रस्तावना में संशोधन की संभावना। कहने का मतलब क्या संविधान की प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है? तो दोस्तों आप जानते हैं कि संविधान की प्रस्तावना में एक बार संशोधन हो चुका है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। और आप समझ सकते हैं कुल मिलाकर निष्कर्ष के रूप में कि संविधान की प्रस्तावना में भी संशोधन हो सकता है। और ये बात केशवानंद भारती मामले में ही उठी थी, और तब केशवानंद भारती मामले में जो है कोर्ट ने कहा कि संविधान की प्रस्तावना में जो है संशोधन हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बस होगा ये कि संसद के द्वारा जो संविधान की प्रस्तावना के मूल ढांचे वाली चीज़ें हैं उनमें संशोधन नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों वर्तमान स्थिति ये है कि अगर आपसे कहा जाए कि संविधान की प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है तो दोस्तों बिल्कुल हो सकता है। लेकिन अगर कहें कि संविधान की प्रस्तावना को पूरी तरीके से बदला जा सकता है तो ये गलत है, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना में कुछ शब्द ऐसे हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती मामले और आगे चलकर जिन्हें मूल ढांचे में जो है बदल दिया, मूल ढांचे का भाग माना। तो दोस्तों जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर है, मूल ढांचा है, इसके बारे में भी हम आगे पढ़ने वाले हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि संविधान में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो होनी ही चाहिए, उन्हें संसद भी नहीं बदल सकती। तो ये मूल ढांचे का अर्थ था दोस्तों। और फिर हम अंत में वही जानते हैं कि संविधान की प्रस्तावना में संशोधन होता है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता नामक शब्द जोड़ दिए जाते हैं। और ये घटना होती है 1976 में आपातकाल के दौरान। तो दोस्तों इस तरीके से हमने संविधान की प्रस्तावना को बहुत बेहतर रूप से जाना। मुझे उम्मीद है कि आपको जीएस पाठशाला आईएएस का ये पॉडकास्ट प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा होगा। साथ ही साथ आपके कंसेप्ट भी बेहतर होते जा रहे होंगे। हमने पूरी तरीके से लक्ष्मीकांत पुस्तक को फॉलो किया है। थैंक यू।